दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अंजलि और अविनाश के नाम। मैं ना जाने कितने दिनों से उसे ढूंढ रहा था। कभी अस्पताल जाता, कभी उसे गुमशुदा लोगों की लिस्ट में तलाश करता, तो कभी मृतकों की लिस्ट में। जब कभी कोई मुझे ये कहकर बुलाता कि एक जवान लड़की की लाश मिली है, आकर देख लें, कहीं आप इसे ही तो तलाश नहीं कर रहे, तो घर से निकलने से लाश देखने तक मैं सूली पर टंगा रहता। पर जो मैंने उसके साथ किया था, उसके बाद उसका जिंदा होना भी नामुमकिन था। मैं जाने कब इतना निर्दयी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन मैं यूं ही उसे तलाश करते हुए एक मंदिर में चला गया। वहां बैठा भगवान से उसे मांग रहा था कि एक शोर पर मेरा ध्यान उस तरफ गया। मैंने देखा कि वो कोई भिखारी था जो खाली बर्तन को बार बार दीवार से मार रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया कि अचानक मेरा दिल बैठा और जोर जोर से धड़कने लगा। उस भिखारी के साथ कोई और भी बैठा था। मैं उसे हैरानी से देखते हुए उठकर उसके पास आया। उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। ये तो वही थी, पर जिस हाल में थी उस हाल में देखने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मिट्टी और मैल से अटे हुए कपड़े, उलझे और उजड़े बाल, गंदे हाथ पांव, वो पागलों की तरह खलाओं में घूर रही थी। मैंने उसे पुकारा तो उसने मुझे देखा तक नहीं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और बुरी तरह घबरा गई, जैसे मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाने लगा था। पर अब उससे बुरा मैं उसके साथ क्या कर सकता था, जितना कर चुका था। मेरी आंखें भर आई थीं, दिल खून के आंसू रोने लगा था। ये मैंने क्या कर दिया था। मुझे अतीत के वे दिन याद आने लगे जब मैं एक अलग लड़की को जानता था, और ये तो उस लड़की का विकृत रूप था। मेरा नाम अविनाश था, मेरी उम्र 26 साल है। मैं पेशे से एक डॉक्टर था। शहर में सीता नाम की एक बुजुर्ग महिला के यहाँ पेइंग गेस्ट था। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहने आया था। मेरी माँ 3 साल पहले से जहाँ से चली गई, और उनके जाने के बाद भी सीता जी ने मुझे जाने को नहीं कहा। उनके साथ सिर्फ उनकी एक नातिन अंजलि ही रहती थी, जिसे सब प्यार से अंजू कहते थे। उनके और भी बहुत से घर थे जहाँ पर वो लोगों को रहने के लिए जगह देती थीं, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं रखती जिनकी शादी नहीं होती थी। मैं अपनी माँ के साथ आया था, इसलिए यहाँ पर रहता था। पर मेरी माँ के जाने के बाद भी मुझे यहीं पर रहने दिया, क्योंकि उनका कहना था तुम एक शरीफ आदमी हो और मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी। बेटा, तुम कभी भी परेशान मत होना। उनकी बेटी और बेटी का पति भी इस दुनिया से जा चुका था। शायद उनके साथ कोई हादसा हुआ था। अब वो अपनी नातिन के साथ अकेली रहती थीं। वो कम उम्र थी, यही कोई 16-17 साल की। बहुत ही हंसमुख और शरारती थी। खूबसूरत इतनी कि खुद ब खुद नजरें उसकी तरफ उठ जाती थीं। भला की मासूम थी। उसकी कांच जैसी चमकती आंखों में हर इंसान डूब जाता था। मेरे लिए अक्सर खाना लेकर वही आती थी, क्योंकि सीता जी तो टांगों की तकलीफ की वजह से ऊपर चढ़ नहीं सकती थीं। इस घर के साथ साथ मुझे खाना भी देती थीं, जिसके मैं उन्हें अलग से पैसे देता था। लेकिन एक बात थी कि जितने पैसे मैं देता था उससे ज़्यादा अच्छा खाना भी मुझे आंटी दे देती थी। इस मामले में उनका दिल बहुत खुला था। जो अपने लिए बनाती थी वही मेरे लिए भी भेज देती थी। मैं भी कभी अंजलि के लिए चॉकलेट ले आता तो कभी आइसक्रीम, और वो खुश हो जाती थी। उसे कभी कोई चोट लगती तो वो मेरे पास भागी चली आती, मुझसे मरहम पट्टी करवाती। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था कि मैंने देखा अंजलि एक तेज धार चीज लिए गमले को साफ कर रही थी कि अचानक उसने वही चीज जानबूझकर अपने बाजू पर दे मारी। थोड़ी देर तक चोट को ऐसे ही रहने दिया और फिर तुरंत मेरे पोर्शन की तरफ भागी थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं गया तो वो बाजू पकड़े खड़ी रो रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि गलती से काम करते हुए चोट लग गई है, और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे अंदर बुलाया और चोट पर पट्टी करने लगा। आज मैंने नोट किया कि जब तक मैं उसकी पट्टी कर रहा था वो मुझे ही देख रही थी। आज मुझे अंजलि की नज़रों से उलझन महसूस हो रही थी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। आज पहली बार मेरे हाथ उसके हाथों को थामते हुए कांप रहे थे। हालांकि इससे पहले भी कई बार अंजलि को चोट लग चुकी थी और मैं ही उसकी मरहम पट्टी करता था, लेकिन इससे पहले कभी मेरे हाथों में कंपन नहीं होता था और ना ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होती थीं। लेकिन आज कुछ तो अलग था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद अंजलि की नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं खुद को हड़बड़ाने से रोक नहीं पाया था। इससे पहले मैंने हमेशा अंजलि को एक मरीज की तरह ही ट्रीट किया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अंजलि यहाँ से जल्द चली जाए और मैं खुलकर सांस ले सकूं। वो पट्टी करवाकर मेरा शुक्रिया बोलकर चली गई थी और वापस बाग में जाकर बैठ गई।
मैं भी बालकनी में आया। शायद मेरे अंदर की बेचैनी थी कि मैं दोबारा अंजलि पर नज़र रखने के लिए बालकनी में आ गया था, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि अंजलि ने अपने आप को जानबूझकर चोट पहुंचाई थी। और फिर मैंने उसे एक और अजीब काम करते देखा। पहले तो मैं ये देख कर ही हैरान था कि उसने जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाया था, और जब मैंने उससे पूछा कि ये चोट कैसे लगी तो उसने कहा कि गलती से लगी थी, यानी कि वो झूठ बोल रही थी। और अब वो पट्टी को बड़े प्यार से देख रही थी। उस पट्टी के ऊपर अपने होंठ लगाती, कभी उस पट्टी को अपनी आंखों से लगाती, यानी कि अपने ही हाथ को, और अजीब सी मुस्कान देती। उसे अभी अभी इतनी बड़ी चोट लगी थी और वो खुश हो रही थी। मैं एक पुरुष था, मुझे औरत की नज़रों की पहचान थी, यानी जिस जगह मैंने उसे छुआ था, जिस जगह मैंने अपने हाथ रखे थे, वो उस जगह पर चूम रही थी। मैं परेशान हुआ था कि कहीं ये छोटी सी अंजलि के दिल में मेरे लिए भावनाएं तो नहीं हैं। उसकी उम्र में ऐसा होना जायज़ भी था, क्योंकि जिस उम्र के मोड़ पर अंजलि थी बहुत ही नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में दिल के जज्बात किसी भी पल बदल सकते हैं, पर वो गलत राह पर जा रही थी। मैं उसे रोकना चाहता था। मेरे दिल में अंजलि के लिए कभी गलत ख्याल पैदा नहीं हुए थे। मैंने तो उसे हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट किया था, हमेशा छोटी बच्ची की तरह उसका ख्याल रखा था। और आज जब मैं ये सब कुछ देखने लगा तो मेरे दिल में बेचैनी घर कर गई थी। ये गलत था। अंजलि को मेरे बारे में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो अभी बहुत छोटी थी। उसकी उम्र इन सब कामों की नहीं थी। उसकी उम्र पढ़ाई की थी, कुछ करने की थी। वो कैसे इस राह पर चल सकती थी। और फिर मेरी तो एक मंगेतर भी थी जिसका नाम कोमल था। मैंने अपने मन में सोच लिया कि मुझे अंजलि को इस राह से हटाना ही होगा, नहीं तो इस राह की मंजिल ना अंजलि को मिलने वाली थी और ना ही मुझे। हमारे दामन में सिर्फ और सिर्फ रुसवाइयाँ ही आनी थीं। मैं कभी अंजलि के सामने उससे कॉल पर बात नहीं करता था, पर 2 दिन बाद जब वो पट्टी करवाने आई, मैंने खुद जानबूझकर कोमल को कॉल लगा दी और हमारी शादी की बात भी की कि जल्द ही कोई तारीख फाइनल करते हैं। अंजलि ने जब ये बात सुनी, और मैं यही तो चाहता था कि आज अंजलि को सब कुछ मालूम हो जाए कि मेरी एक मंगेतर है और जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है, ताकि अंजलि ने जो इस मोहब्बत की राह पर कदम बढ़ाए हैं वो पीछे खींच ले, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। इससे पहले मैंने कभी अंजलि के सामने कोमल से बात नहीं की थी। मैं उसके सामने अपने मंगेतर से इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि हमारी कुछ बातें ऐसी होती थीं जो मैं एक लड़की के सामने करना नहीं चाहता था, और वो भी एक कम उम्र अल्हाड़े लड़की के सामने। क्योंकि बात करते हुए कभी मैं कोमल से कहता कि मुझे तुम्हारी याद आती है, तो कभी कहता आज तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से कम उम्र लड़की के सामने मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज मैंने जानबूझकर कोमल से शादी का जिक्र किया और उसे ये भी कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ताकि अंजलि समझ जाए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं कॉल वापस रख के आया तो उसने तुरंत पूछा कि मैं किससे बात कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारी होने वाली भाभी से, और किससे। वो चौंकी। उसने कहा मेरी भाभी कैसे हो गई? कोई लड़की मेरी भाभी कैसे हो सकती है? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। मैं मुस्कुरा दिया और मैंने उसे प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहनों जैसी ही तो हो, तो मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी ही होगी ना। मैंने प्यार से समझाया था। मैंने इतना तो साफ समझ गया था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं उसकी इन फीलिंग्स को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसके दिल में मेरी मोहब्बत का जो बीज अपनी कोंपलें फोड़ने लगा था, मैं उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता था। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई थी। हालांकि मैंने अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि उसकी आंखों के कोने गीले हो गए थे, उनमें नमी उतर आई थी। अगले दिन मैंने सीता आंटी से भी बात की। मेरे साथ उन्हें मेरे रिश्ते की बात करने लड़की के घर तारीख रखने जाना होगा। मेरी बात सुनकर वे खुश हुई थीं। हम लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन ऐसा कोई मनहूस दिन था कि मैं क्या बताऊं। पहले किसी ने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, और अब मैं पूरी गाड़ी को धक्का लगाकर तो नहीं ले जा सकता था ना, क्योंकि एक नहीं 3 टायर पंचर थे। फिर हमने सोचा कि चलो बस से चले जाएंगे, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी और उसके बाद ना जाने सीता जी को क्या हुआ। सुबह तो वे अच्छी भली थीं, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई। यूँ जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन आज तो मुझे ज़रूर जाना था। फिर उन लोगों को फ़ोन करके सॉरी भी बोला कि आज नहीं आ सकता, कल आ जाऊँगा। पर उसी रात करीब 2 बजे के करीब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा वो अंजलि थी। उसके जख्म से पट्टी हट गई थी और उस जख्म से काफ़ी खून बह रहा था। मैंने तो उसके जख्म को देखकर हैरान रह गया था।
हालांकि इससे पहले मैंने उसकी पट्टी की थी तो जख्म काफ़ी हद तक भर चुका था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जख्म को जानबूझकर कुरेदा गया था। मैं अविश्वास से अंजलि की तरफ देखने लगा। शायद वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी। चेहरे पर दर्द के आसार भी थे, आंखों में नमी भी थी। कहने लगी, मेरी मदद करें, मेरी चोट में बहुत ज़्यादा दर्द है, खून भी बह रहा है। मैंने उसे अंदर बुलाया और पट्टी का सामान लेने चला गया, पर वापस आया तो अंजलि बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी। मैंने उसे बैठने को कहा तो सोफे पर बैठने के बजाय वो मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, अंजलि ये क्या हरकत है, सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। लेकिन वो मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। उससे अपने जख्म की भी कोई परवाह नहीं थी। शादी करेंगे आप, वो भी किसी और से, मेरे होते हुए? ये सोचा भी कैसे आपने? आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ऐसा होने दूंगी? वो जुनून में आकर बोल रही थी। मैंने कहा, मेरी शादी से तुम्हें क्या मतलब? मैं शादी करूं या ना करूं, तुम कौन होती हो और तुम्हारा क्या संबंध है इस सबसे? उसने कहा, संबंध? तो आप मुझसे ये सवाल करेंगे जैसे आप कुछ नहीं जानते? इतने समझदार नहीं हैं कि एक लड़की की आंखें भी पढ़ सकें। मैंने कहा, किस लड़की की आंखें पढ़ूं? खुद को लड़की कहती हो, तुम तो एक छोटी सी कम उम्र लड़की हो जिसे अभी अकल भी नहीं है। तुम्हारी आंखों में लिखा ही क्या है? उस दिन देखा था मैंने तुम्हें छत पर फिजूल हरकत करते हुए। क्यों किया था तुमने ऐसा? उसका मतलब मैं समझता हूँ। शुक्र करो कि मैंने सीता जी से बात नहीं की, उनको बता देता तो फिर। वो बोली, तो वो क्या करती हैं? वे वैसे ही गुस्से में रहती हैं। उसने कहा, गुस्सा निकाल कर एक नज़र मेरी तरफ देखो तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, जवान हो चुकी हूँ। अभी मैं उसकी बातों पर हैरान ही था कि उसने अपना दुपट्टा एक तरफ रख दिया, अपने बाल बिखेरने लगी और रोते हुए चिल्लाई, नानी नानी मुझे बचाओ, ये मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं हैरान और परेशान अपनी जगह पत्थर का हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नीचे भाग गई और जाकर सीता जी से रोते हुए कहने लगी कि मैंने उसकी इज्जत पर हमला किया है। सीता जी उसकी बातों पर क्यों यकीन न करती? अंजलि का हुलिया, अंदाज और बातें ऐसी ही थीं। मैं भी अंजलि के पीछे पीछे भागा था। मैं चाहता था अंजलि को सीता जी के पास जाने से पहले ही रोक लूं और उसे समझाऊं कि जो कुछ कर रही हो गलत कर रही हो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अकल नहीं है, इस तरह तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी। मैं मर्द हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत पर आंच जरूर आ जाएगी। लेकिन इससे पहले ही वो अपनी नानी के पास जा चुकी थी और रोते हुए एक अलग ही कहानी सुना चुकी थी और अपनी बनाई हुई कहानी सुनाते सुनाते बेहोश भी हो गई थी। सीता जी ने मुझे एक थप्पड़ दे मारा। कहने लगी, मेरे विश्वास और मेरे भरोसे का ये सिला दिया तुमने? मेरी मासूम नातिन के साथ ये खेल खेला, उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। वो भी अपना सिर पकड़कर रोने लगी। मैं अपनी सफाई में जो कुछ भी कहता रहा, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इस बात को 2 दिन गुजरे थे कि सीता जी ने मुझे एक परीक्षा में डाल दिया। उनका कहना था कि मैं अपने गुनाह की जिम्मेदारी लूं और अंजलि से शादी कर लूं, वरना वे मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगी। मैं बुरी तरह फंस गया था। उनकी नज़रों में मैं अपराधी था। पुलिस भी मुझे ही गुनहगार समझती। अगर किसी तरह मैं सजा से बच भी जाता तब भी मेरी इतनी बदनामी हो जाती कि कोमल के माँ बाप कभी उसका रिश्ता मुझसे नहीं करते। मैं मजबूर था, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि ये थी कि मेरे डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता। मेरा तो करियर, भविष्य, शादी, सब कुछ अंजलि ने बुरी तरह उलझा दिया था। शायद वो जीत रही थी और मैं तो हार गया था। ना चाहते हुए भी मुझे अंजलि के साथ शादी करनी पड़ी। जब अंजलि की मांग में सिंदूर भरा था तो मेरे हाथ कांप उठे थे। कैसे मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता था जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी? कैसे मैं उसे पत्नी का सम्मान और पत्नी का हक दे सकता था, जबकि वो मेरी नज़र में एक छोटी लड़की थी जिसे हमेशा मैंने एक छोटी बहन की तरह माना था। लेकिन उसने मेरे जज्बातों का ख्याल न किया, बल्कि उसने अपने दिल की सुनी थी। पता नहीं कब और कैसे वो मेरे सपने सजाने लगी थी। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से कभी भी कोई भी संकेत नहीं दिया था। मेरी अंजलि के साथ शादी हो गई। सीता जी ने मेरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजवाया था, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था। कैसे मैं अंजलि के साथ पति पत्नी का रिश्ता बना सकता था? अंजलि अंदर कमरे में बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी और मेरे पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं अंदर कमरे में चला जाता। मैं बाहर हॉल में बैठा था और सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। रात का 1 बज चुका था, लेकिन कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि तभी सीता जी अपने कमरे से बाहर आई थीं। मुझे इस तरह बैठा देखकर मेरे पास चली आईं। कहने लगी, जब तुमने मेरी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाला था तब तुम्हें यह एहसास नहीं था,
और अब तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि वो कम उम्र है। मैंने दुख से सीता जी की तरफ देखा था। मैंने कहा, आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मैंने कभी भी अंजलि को गलत नज़र से नहीं देखा। अंजलि से शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है। शायद ये कदम ना उठाता तो मेरी इज्जत, मेरा फ्यूचर बर्बाद होने के साथ साथ अंजलि की इज्जत भी दांव पर लग जाती। लेकिन अब मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे अंजलि को पत्नी होने का सम्मान और हक दूँ। शायद सीता जी को मेरी बात पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। कहने लगी, देखो अंजलि शुरू से ही बहुत जिद्दी है। जिस चीज़ पर हाथ रख देती है उसे हासिल करके ही रहती है। तुम समझदार हो और अंजलि इतनी छोटी भी नहीं है। मुझे विश्वास है तुम एक अच्छी और खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। ये कहकर उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया था। मैंने पहली रात उससे कोई बात ना करने की कसम खाई थी, पर उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। कहने लगी, अब मोहब्बत तो ऐसी ही होती है। मुझे आपको हासिल करने का जो तरीका समझ में आया मैंने अपना लिया, पर एक बात याद रखिएगा, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना कोई और कर ही नहीं सकता। कभी मेरी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। वो हंस दी थी और मैं हैरान नज़रों से अंजलि को देख रहा था, जो मेरी मोहब्बत में इतनी आगे निकल चुकी थी। ना चाहते हुए भी मैं उसके करीब बैठ गया था। सीता जी ने मुझे गोल्ड की अंगूठी दी थी, ये कहकर कि ये अंगूठी अंजलि की उंगली में पहना देना। मैंने अंजलि का हाथ थाम कर वो अंगूठी भी उसकी उंगली में पहना दी थी। शायद ये 7 फेरों का बंधन ही कुछ ऐसा होता है कि दिल में खुद ब खुद एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनपने लगती है। शायद मेरे दिल के जज्बात भी अंजलि के लिए बदलने लगे थे। मैंने एक नज़र अंजलि पर डाली थी। ब्यूटिशियन ने कुछ इस तरीके से उसका मेकअप किया था कि वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। उसकी दूधिया रंगत और बड़ी बड़ी हरी कांच सी आँखें मेरे दिल का चैन लूटने लगी थीं। अभी कुछ देर पहले जो मैंने कसम खाई थी कि अंजलि को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मेरा दिल उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मैंने उसके दूधिया मरमरी हाथ अपने होठों से लगा लिए थे। आंखों में नशा उतर आया था और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा सुहागरात में होता है। सब कुछ ही नॉर्मल रहा था और अंजलि तो मुझे पाकर ऐसे खुश थी कि जैसे उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। उस रात हम दोनों ही बहुत खुश थे। अंजलि ने मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहा था, तो मिस्टर अविनाश, तुम भी मेरी मोहब्बत में पूरे के पूरे डूब चुके हो। और मैंने भी बदले में अंजलि को अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, हाँ अंजलि, तुम जीत गई और मैं तुमसे हार गया। लेकिन सुबह उठा तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो सिर्फ एक रात का नशा था जो मैं अंजलि को देखकर बेकाबू हो गया था। एक औरत और मर्द के बीच की नेचुरल कशिश थी जो एक दूसरे की तरफ खींचती है, और मैं भी अंजलि की तरफ खींच गया था। खुद को रोक नहीं पाया था। हालांकि मुझे कभी भी अंजलि से मोहब्बत थी ही नहीं, बल्कि मुझे अब अंजलि से नफरत महसूस हो रही थी। वो मेरे बराबर में लेटी हुई थी और बेखबर सो रही थी। मुझे अपने साथ लेटी उस लड़की से नफरत और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था, जिसने मुझे मेरी कोमल से दूर कर दिया था। मैं हमेशा कोमल के साथ ही जीने मरने की कस्में खाई थीं। कोमल भी तो मुझसे कितना प्यार करती थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि क्यों मैं रात को बहक गया था, क्यों मैंने वो सब कुछ कर दिया जो मैं करना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद ही सीता जी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर कमरे में आ गई थीं, लेकिन मैंने उन पर जाहिर नहीं किया कि मेरे अंदर क्या उथल पुथल मची हुई है। मैंने उन्हें यूं ही दिखावा किया जैसे मैं इस रिश्ते से खुश हूं, और फिर दिखावे के लिए यूं ही खुशी खुशी हम साथ रहने लगे। सीता जी ने वो घर और उसके 25% बिजनेस शेयर मेरे नाम कर दिए। 3 महीने गुजरे थे कि सीता जी इस दुनिया से चली गईं। अब ये बाजी मेरे हाथ में आ गई थी। अब वो घर भी मेरा था, कारोबार भी मेरा था। मेरे अलावा अंजलि का और था भी कौन। अब अंजलि मेरे रहमो करम पर थी। मैंने उससे बदला लेने का सोच लिया। मैंने कोमल के घर वालों से बात की और उसके माँ बाप को अपनी मजबूरी बताकर सादगी से शादी करने की गुहार लगाई। वे लोग मान गए। कोमल मुझसे थोड़ी नाराज़ थी, पर मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला था। उसे सब सच बता दिया था। मैं उससे 3 महीने तक संपर्क में नहीं रहा था, पर उसने फिर भी मुझे माफ़ कर दिया। मैं उसे घर लेकर आया तो अंजलि उसे मेरे साथ देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, ये कौन है? मैंने कहा, आज से ये तुम्हारी मालकिन है और तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी। अगर कोई नाफरमानी की तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वो हक्का बक्का मेरी तरफ देख रही थी। उसे विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरा व्यवहार तो उसके साथ
पहले भी कभी प्यार मोहब्बत भरा था ही नहीं। वो मुझसे हमेशा शिकवे शिकायत करती रहती थी कि अविनाश, जो पहली रात तुमने मेरे ऊपर दीवानगी भरी मोहब्बत लुटाई थी, उसके बाद मैंने कभी तुम्हारी वैसी दीवानगी और मोहब्बत नहीं देखी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती थी, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती, मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। मेरी पसंद में उसने खुद को ढाल लिया था, लेकिन कभी भी वो मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई थी। और आज तो मैंने उस पर सौतन लाकर बिठा दी थी, और कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसके साथ ऐसा भी करूँगा। वो रोने लगी, माफ़ियाँ मांगने लगी, कहने लगी, अविनाश कह दो तुम मजाक कर रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो सब झूठ है। पर यह सच था। उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कानून के हिसाब से मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने कहा, हाँ हमारी शादी रीति रिवाजों के हिसाब से हुई थी, लेकिन मैंने हमारी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। मैंने कोमल के साथ हमारी शादी को रजिस्टर्ड करवाया है। वो हैरान रह गई क्योंकि ये काम सीता जी ने मेरे हवाले किया था। वो खुद ये काम नहीं कर सकती थी और मैंने उस समय ऐसा नहीं किया था क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही बदला था। मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन सीता जी की मौत का इंतजार नहीं कर रहा था। मैंने कुछ समय बाद ये करना था। वो तो खुद ही इस दुनिया से चली गई थी। मैं उसे माफ़ करने के मूड में नहीं था, बल्कि मैंने उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा सोच रखी थी। मैंने उसे कमरे से निकाल कर स्टोर रूम में उसका बिस्तर लगवा दिया, उसका मोबाइल भी छीन लिया, उसका जेब खर्च भी बंद कर दिया। उससे सारे कीमती कपड़े और चीज़ें वापस ले लीं। अगर उसे खाना खाना था तो बदले में उसे घर के काम करने होते थे, वरना मैं खाना फ्रिज में रखकर लॉक लगा देता। अंजलि का सारा गुस्सा, सारी अना अब ख़त्म हो गई थी। वो हमेशा उदास रहती, मुझसे माफ़ी भी मांगती, पर मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मैं उसके सामने कोमल से इजहार मोहब्बत करता, उसकी तारीफ़ करता, कोमल के लिए तोहफे लाता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, रोज़ उसे बाहर ले जाता, कभी कोमल को अपनी बाहों में भरकर उससे प्यार करता तो कभी उसके हाथों को चूमता, कभी डिनर पर, कभी शॉपिंग पर। अंजलि ये सब कुछ देखकर रोती रहती, पर मैंने देखा था कि कोमल कुछ उदास और खोई खोई सी रहती थी। वो अंजलि को भी कोई काम नहीं कहती, उसे बातें नहीं सुनाती थी। एक दिन तो कोमल ने मुझे एक अजीब सी बात कह दी। कहने लगी, तुम अंजलि पर इतना जुल्म मत किया करो, वो तो तुमसे प्यार करती है। उसने जो कुछ भी किया प्यार में आकर किया। ऐसी मोहब्बत तो नसीबों वालों को मिलती है, उसे माफ़ कर दो। मैं हंस दिया। ये तो कोमल की अच्छाई थी कि वो एक नेक दिल इंसान थी। उसे माफ़ करके अगर अपनी पत्नी का दर्जा देने लगा तो तुम्हें क्या बुरा नहीं लगेगा? मैंने उससे पूछा था। इससे पहले कि कोमल जवाब देती, वेटर बिल लेकर आ गया था। मेरी बात बीच में रह गई। मैंने देखा था कि कोमल अब उससे कोई काम नहीं करवाती और ना ही उससे खाना छुपाती थी। वो खुद ही उसे खाना दे देती थी। मैं उसे कहता कि उस पर हुक्म चलाओ, ये तुम्हारी सौतन की जगह है। और तुम्हें पता भी है, अंजलि की वजह से मेरा पूरा करियर दांव पर लग गया था। अगर मैं उस समय उसकी नानी की बात नहीं मानता तो आज ना तो तुम मुझे मिली होती और ऊपर से मेरा करियर भी चौपट हो गया होता। उसने तो मुझे बदनाम करने की और बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसे उसकी भरपाई करनी ही होगी। तो बदले में कोमल कहती थी कि नहीं, मेरा दिल ऐसा नहीं है। पता नहीं वो कहाँ खोई खोई रहती थी। वो मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं लगती थी। ऐसा लगता कि जैसे वो बहुत उदास है। कहीं वो इस बात पर तो नाराज़ नहीं कि मैंने उससे पहले शादी नहीं की, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर उसे अंजलि पर भी तो गुस्सा होना चाहिए था। पर वो अंजलि पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती थी। मेरी 1 हफ्ते की नाइट ड्यूटी लग गई थी। आजकल मैं रात को घर नहीं होता था। एक दिन जब मैं सुबह घर आ रहा था तो मैंने अपने घर के पास एक शोर सुना और जब भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो मेरी सांसें रुक सी गई थीं, क्योंकि सामने कोमल की लाश पड़ी हुई थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि वो छत से गिर गई थी। मैं तो गम से चूर था। मेरी कोमल अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ये एक हादसा था, पर इस हादसे ने मुझे बर्बाद कर दिया था। कोमल को इस दुनिया से गए 1 ही हफ्ता हुआ था कि एक रात मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। वो अंजलि थी। मैंने उसे डांटा तो वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए मुझे अपने कमरे में सोने दो। मैं उसके नाटकों से जानकार था। मैंने उसे बुरा भला कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं डर के मारे मेरे कमरे के आगे ही सो गई थी। सुबह जब मैं बाहर आया तो देखा वो बेहोश थी। उसका शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा था। मैं उसे कमरे में लाया, उसका इलाज किया। जब उसे होश आया तो मैंने उसकी तरफ सूप का प्याला बढ़ा दिया। मैंने कहा, इसे पीकर दवा ले लो। वो रोने लगी। इतना कहकर वहाँ से चली गई कि वो इस काबिल नहीं है। वो सारा दिन घर के काम करती, मेरे सामने बिना ज़रूरत नहीं आती थी। मैं जो भी कहता चुपचाप सुन लेती, पलटकर जवाब भी नहीं देती थी।
एक रात बाहर बारिश हो रही थी। मुझे अपने कदमों के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने चादर हटाकर देखा, लाइट जलाई तो देखा अंजलि थी, मेरे पाँव पकड़ कर रो रही थी। मैंने उसे पुकारा, मैंने कहा क्या कर रही हो? कहने लगी मुझे माफ़ कर दें, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो उस दिन गुस्से में थी। उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि गुस्से की हालत में मैं क्या कर बैठी हूँ। अंजलि की हालत बहुत ख़राब थी, उसके शब्द अधूरे अधूरे निकल रहे थे। मैं एकदम से चौंक उठा था। मैंने आराम से पूछा कि क्या कहना चाहती हो, और उसने जो बात मुझे बताई थी, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। कोमल के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, उसे अंजलि ने धक्का दिया था, और मैं ये सुनकर आग बबूला हो गया। वो रोते हुए माफ़ियाँ मांगने लगी, लेकिन मैंने उसे उसी तूफ़ानी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि अब कभी लौट कर यहाँ मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो काफ़ी देर तक रोती रही, दरवाजे पर दस्तक देती रही, पर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं चाहता तो उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने उससे पहले भी उस पर बहुत अत्याचार किए थे और वो कुछ भी नहीं बोलती थी। मैंने उसे घर से निकाल दिए, अब उसका कोई भी नहीं था। सीता जी ने भी कहा था कि मेरे अलावा अंजलि का कोई भी नहीं है, उसका बहुत ख्याल रखना। पर मैंने सारी बातों को भुला दिया था। मुझ में इतना गुस्सा भरा था और मैंने वो सारा गुस्सा निकाल लिया, और फिर उसके बारे में सोचा भी नहीं। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, क्या कर रही होगी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। 3 महीने बाद मैं एक दिन बैठा अपनी ईमेल चेक कर रहा था, जब मुझे कोमल की तरफ से एक ईमेल मिली, जो उसी दिन आई थी जिस दिन कोमल की मौत हुई थी। मैंने पहले इस ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे तुरंत खोल कर देखा। लिखा था, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और इंसान आया था, हमारे साथ काम करने वाला डॉक्टर था। उसने मुझे तसल्ली दी, क्योंकि मैं यही समझती थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। हमें दोस्ती हुई, हम बाहर साथ जाने लगे। दोस्ती प्यार में बदल गई और हम हद पार कर बैठे, जिसके बाद बर्बादी मेरा मुकद्दर बन गई। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, पर वो तो पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। वो मुझे धोखा दे रहा था, और मैं तुमसे ये सब छुपाकर मैं हमारी शादी के बाद भी उससे मिलती थी और उसके साथ सारे रिश्ते भी बनाती थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, और प्यार में सब कुछ जायज़ है, ऐसा मेरा मानना था। वो भी मेरे बिना अधूरा था। कहता था तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूर हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, लेकिन वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा बनकर रहूँगा। मैं भी तो उससे प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें भी धोखा दे रही थी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और मुझे उस बेवफा से प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं आज सुबह इस दुनिया से जाने वाली हूँ। जब तक तुम्हें ये ईमेल मिलेगी, मुझे मुक्ति मिल चुकी होगी, और तुम परेशान मत होना, मैं जहाँ भी होंगी खुश रहूँगी। अंजलि को माफ़ कर दो, उसकी मोहब्बत की कदर करो, तुम खुशकिस्मत हो। ये पढ़कर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। इसका मतलब अंजलि ने ऐन वक्त पर कोमल को हाथ लगाया था, जब कोमल खुद ही कूदने वाली थी। अंजलि ने ये ना किया होता तब भी कोमल ने मरना ही था, और मैंने अंजलि को बिना सोचे समझे घर से रात के अंधेरे में निकाल दिया था कि उसके पास तो जाने का कोई और ठिकाना भी नहीं था। आज इस बात को 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। वो न जाने कहाँ थी, किस हाल में थी, जिंदा भी थी या मर गई थी। मैं उसे तुरंत तलाश करने भागा। मैं जाने कितने दिनों तक उसे ढूंढता रहा। कभी अस्पताल जाता, कभी सेंटर वालों से पूछता, कभी उसे गुमशुदा लोगों की लिस्ट में तलाश करता, तो कभी मुर्दों की लिस्ट में। जब कोई मुझे ये कहता कि एक जवान लड़की की लाश मिली है, आकर देख लें, तो मैं घर से निकलने से लाश देखने तक सूली पर लटका रहता। पर जो मैंने उसके साथ किया था, उसके बाद उसका जिंदा होना भी नामुमकिन था। मैं जाने कब इस कदर जालिम हो गया था। एक दिन मैं यूं ही उसे तलाश करते करते एक मंदिर जा पहुंचा। वहां बैठा अंजलि को याद करते हुए रो रहा था कि एक शोर पर मेरा ध्यान गया। कोई फकीर था जो खाली बर्तन को बार बार दीवार पर मार रहा था। मैंने उस तरफ देखा और मुंह फेर लिया। अचानक मेरा दिल बैठ गया था, क्योंकि उस फकीर के साथ कोई और भी बैठा था, और वो अंजलि थी। मैं उसके पास गया। उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। हाँ, ये वही थी, पर जिस हाल में थी उसे देखकर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मिट्टी और मैल से सने हुए कपड़े, उलझे उजड़े बाल, गंदे हाथ पाँव, वो पागलों की तरह हवाओं में घूर रही थी। मैंने उसे पुकारा तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था, जैसे मैं उसे कोई नुकसान पहुंचा दूंगा। वो बुरी तरह घबरा गई थी, पर अब उससे बुरा मैं उसके साथ क्या कर सकता था, जितना कर चुका था। मेरी आंखें भर आई थीं, दिल खून के आंसू रोने लगा था।
ये मैंने क्या कर डाला था। मुझे बीते हुए वो दिन याद आने लगे जब मैं एक अलग लड़की को जानता था और ये तो उस लड़की का विकृत रूप थी। मैं उसे अपने घर ले आया, उसका इलाज शुरू किया। उसकी हालत देखकर मैं दिन रात रोता था। उसे मेरी बातों की समझ नहीं आती थी, पर मैं उससे माफ़ी मांगता रहता था। भगवान का शुक्र था कि प्यार और देखभाल से अब वो ठीक होने लगी थी। मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने भी कसम खाई है कि उसे हमेशा खुश रखूँगा। अब वही मेरा सब कुछ है। मैंने उसे मानसिक डॉक्टर को दिखाया है। उनका कहना है कि वैसे तो वो नॉर्मल हो रही है, लेकिन उसने अभी तक आपको पहचाना नहीं है। वो अचानक से मेरा नाम लेती, मुझे पुकारती, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि मैं उसके पास ही बैठा हूँ। पता नहीं उसने वो 3 महीने कैसे गुजारे थे। उसके साथ क्या कुछ बुरा हुआ था। वो कहाँ रहती थी मैं कुछ नहीं जानता। सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अपने ऊपर गुस्सा आता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना निर्दयी कैसे हो गया। इसमें उसका क्या कसूर था। कसूरवार तो कोमल थी जो मुझे धोखा दे रही थी, मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी। अंजलि ने तो मेरे साथ वफा की थी। भले ही मेरे साथ शादी करने का उसका जो तरीका था वो गलत था, लेकिन शायद वो मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी और दीवानगी में आकर ही उसने ये कदम उठाया था। मुझे आज अंजलि से कोई गिला नहीं है, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए इज्जत, सम्मान और प्यार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। वही अब मेरी कुल कायनात है, जिसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं अंजलि का ऐसे ध्यान रखता हूँ जैसे वो कोई कांच की गुड़िया है। मेरे प्यार और मेरे ध्यान से धीरे धीरे अंजलि की तबीयत सुधरने लगी है। और एक दिन जब उसने मेरी तरफ देखकर आंखों में आंसू भरकर मुझे पुकारा था, अविनाश, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने कहा, अंजलि, भूल जाओ सब कुछ। आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने उसकी आंखों को चूम लिया था, उसे अपने होने का, अपने प्यार का एहसास दिलाया था। और उस रात वाकई अंजलि की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। मैंने भी खुद से और अंजलि से वादा किया था कि कभी उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी अंजलि और अविनाश के नाम। अगर आप लोगों को भी अपने नाम की स्टोरी लिखवाना है तो प्लीज़ अपने नाम कपल्स में दें। हम आपके नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। जाते जाते कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी।